एनर्जी अब्सॉर्ब कर, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अगर हम करें सर, तो डेल्टा ई का वैल्यू हमारा कुछ फॉर्मूला आया था, जो रिजल्ट था डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n2 greater than n1, तो डेल्टा ई इज पॉजिटिव। सो डेल्टा ई पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा ई नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ हमें ये इंडिकेट करेगा कि हीट एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा है या एनर्जी गेन हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है या एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है, इसको इंडिकेट करेगा साइन ऑफ डेल्टा ई, दैट्स इट। So calculate energy required to promote an electron lithium 2 plus ion from ground state to third excited state। ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक किए थे, सही बात है। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है सर? ये एनर्जी लेवल डायग्राम, जो पहला एजम्पशन हम लेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ऑर्बिट ऑफ lowest energy is placed at the bottom। ओके, लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम बॉटम पे रखेंगे। सेकेंड एजम्पशन होगा हमारा all other orbits having higher energy are placed above this। all other orbit having higher energy are placed over it, are placed over it। ठीक है, चलिए जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अगर हम मान लें फर्स्ट एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 1 है, ये सबसे नीचे लिखे हैं n इक्वल टू 1, यहाँ पे जो एनर्जी है वो हम E1 लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 लेते हैं, जो एनर्जी है वो E2 लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेते हैं, जो एनर्जी है हमारा इसके करस्पॉन्डिंग वो E3 लिखेंगे, n इक्वल टू 4 लेते हैं, E4 लिखेंगे, n इक्वल टू 5 लेते हैं, इससे आगे नहीं लेते हैं, यही हमारा एनर्जी है जो कि हमें रिमेम्बर याद रखना होता है। n इक्वल टू 5 लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम E5 लिख लेते हैं। चलेगा हमारा काम? चलेगा ना? सो चलेगा नहीं? चलेगा, ठीक है। सो सर ये हो गया हमारा ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। सो लोअर ऑर्बिट जो है, लोएस्ट एनर्जी जो है वो बॉटम पे प्लेस्ड है, इसके एबव। ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है, जो फर्स्ट एनर्जी और सेकेंड एनर्जी के बीच का गैप है ना, वो ज्यादा होता है। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर आप देखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आप मुझे ये बताएंगे ना कि फर्स्ट E1 क्या होता है, फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, क्या हम सही लिख रहे हैं? E2 क्या होता है सर? इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना हो जाता है E2? क्या सबको याद है? -3.4।
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 क्या होता है? माइनस 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 क्या होता है सर? माइनस 0.85 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 क्या होता है सर? बोलिए, नहीं कैलकुलेट किए थे सर, है कि नहीं? सो ऑन, अगर ऐसे चले जाए, आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए। अभी मैं बोलूं कि ये n इक्वल टू अपना इंफिनिटी है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा एनर्जी इंफिनिटी पे। E इंफिनिटी जो सर माइनस 0.54 माइनस 0.54। अब गलती सही आपके हिसाब से सर, मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ। फिफ्थ एनर्जी क्या सबका यही आ रहा है? 5 6 7 8 9 25 से डिवाइड करना है 13.6 को, दैट्स इट। कितना आएगा? क्या ये सही है? यस यस सर। अगर ये सही है यस सर, तो ठीक है, चलिए, तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिए। अब आप जरा समझिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो आप एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, वो कितना का है बताइए? तो -13.6 इनिशियल है और -3.4, तो -3.4 माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये प्लस में ये माइनस में। आप बताएंगे मुझे 10 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आप बताइए इस दोनों के बीच का गैप कितना है बताइए तो? -1.5 प्लस 3.5 मतलब 3.4, 3.4 माइनस 1.5 कितना होता है बताइए? सर 1.9 पॉइंट सर 1.9 1.9। तो आपको ये लाइन जो क्लोजेस्ट आया है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? देखिए, फर्स्ट के बीच एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, फिर 1.9। आप यहाँ निकालिए एनर्जी गैप कितना कम का आएगा? इससे भी कम आएगा, इससे भी कम आएगा, इससे भी कम आएगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना, ये एनर्जी गैप क्लोज आते जाता है, ऑर्बिट जो है वो पास आते जाता है। जितना फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस है, उतना डिफरेंस नहीं होता है कहीं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, डिफरेंस कम होता चला जाएगा। अब इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बताइए इसमें कितना डिफरेंस है? 1.5 में से 0.85 माइनस कीजिए। 0.9 0.9 नहीं होगा सर 0.65 हाँ 65, 0.65 आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हैं? तो ये गैप कम होता जा रहा है, तो ये लाइन क्लोज होने का सिग्निफिकेंस ये है। इस बीच में हम ज्यादा बड़ा गैप दिए, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करते चले गए, ठीक है? इन्फिनिट तक ये एनर्जी जाएगा। हमें कोशिश होनी चाहिए 4 तक तो एकदम बाय एंड हार्ट याद रहना ही चाहिए। फिफ्थ याद है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 13.6 3.4 1.5 0.85 यहाँ तक याद रहना चाहिए आप, ठीक है? चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसे हमें सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करवाना है, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? बोलिए। फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा हमें? नो आइडिया? अरे जो गैप है डेल्टा ई ही तो सप्लाई करना पड़ता है यार। यही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या ऑब्जर्व्ड है ना। सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर। यस तो फिर सर। ये खामोशी कैसी है भाई? खामोशी क्यों छा गया? इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया हम। कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस एनर्जी लेवल पे है और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जंप करके इस एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो कितना एनर्जी ये गेन करेगा? ये डिफरेंस तुमको लिख के दिए हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा। कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिए, सारे साइलेंट हो गए सब लोग। नहीं आए समझ में? यस सर आ गया। यस क्या सर आ गया। मैडम कैसे काम करते हैं? मतलब हम लोग यहाँ पे जो डेल्टा ई इतना डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में, एकदम नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं ना। ये क्या था? n1 से n2 पे गया इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ई एनर्जी गेन हुआ। यहाँ पे n2 से n1 पे आया इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ई एनर्जी लॉस हुआ।
ये डेल्टा ई एनर्जी हम लोग ऐसे निकालते हैं, निकालते जैसे भी है। अगर हम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम पूछ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड पे एक्साइट करना है, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए हाइड्रोजन एटम में कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। आप खोल के सो रहे हैं क्या सब लोग? नो सर, सुन रहे। दिस इज डेल्टा ई। ओके, सो ये डेल्टा ई है सर। ये अगर आपको सेकेंड एक्साइटेशन के लिए एनर्जी पूछा जाए कि सेकेंड एक्साइटेशन के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दीजिए, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेशन पे है ऑलरेडी। तो अगर यहाँ से फर्स्ट से थर्ड पे ले जाना पड़ेगा तब कितना एनर्जी लगेगा? तो 10.2 प्लस 1.9, ये डिफरेंस मतलब 13.6 माइनस 1.5, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ पे जाना हो तो कितना एनर्जी लगेगा? बोलिए। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 पॉइंट सही किया है? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो अगर ये एनर्जी की बात समझ में आई हमें, तो क्या हम इस चीज को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेट नहीं कर सकते हैं क्या? एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतना ज्यादा होगी, लॉस या गेन जो भी है। एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि मैक्सिमम एनर्जी, इस मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हुआ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। कोई तकलीफ है किसी को? नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे तो तकलीफ होगा, बोलिए। नो सर। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ के लिए सर कंडीशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एनर्जी के लिए सर एनर्जी गैप ज्यादा होना चाहिए। कब होगा सर? बेस्ट कंडीशन है कि अगर n1 इक्वल टू 1 हो, मतलब n1 लोएस्ट हो, इसमें से 1 2 3 4, क्योंकि n1 जो ट्रांजिशन होगा वो n1 जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, 2 3 4 पे जाएंगे तो एनर्जी गैप कम हो रहा है। तो n1 होना चाहिए लोएस्ट, ये चेक करना है हमें। n1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए। और n2 क्या होना चाहिए? n2 होना चाहिए हाईएस्ट, एंड n2 जो है वो होना चाहिए हाईएस्ट। ये कंडीशन है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ का। आप रिजल्ट लिखिए, हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है और ये रिजल्ट हमें किस तरह से हेल्प करता है। जस्ट उल्टा हम लिखते हैं मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या कंडीशन होगा इसके लिए? तो सर इसके लिए कंडीशन होगा कि n1 होना चाहिए हाईएस्ट, n1 जितना हाईएस्ट होगा ना, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप उतना कम होगा और वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। एंड n2 क्या होना चाहिए? n2 उस हाईएस्ट से जितना क्लोज में हो, नेक्स्ट हो n1 प्लस 1, अगर ये है, या फिर क्लोजेस्ट टू n2 और क्लोजेस्ट टू n1, n1 से क्लोजेस्ट। तो उस केस में ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ का। मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए ट्रांजिशन ये 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 4। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 से 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ट्रांजिशन तो 1 का ही हो रहा है। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 2 पे आ रहा है, ट्रांजिशन 1 का ही हो रहा है। एनर्जी गैप किसमें ज्यादा है? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ वाला काम कौन सा है? ये वाला। और मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन कौन सा है? ये वाला। तो मतलब ये हुआ कि सर मैक्सिमम एनर्जी वाली जब बात करेंगे तो n1 लोएस्ट होना चाहिए। जितना लोएस्ट n1 होगा ना, गैप उतना ज्यादा बनेगा।
और N2 जो होना चाहिए वो हाईएस्ट, मतलब 2 क्यों, एक ट्रांजिशन क्यों, इंफिनिटी से नीचे ना सबसे हाईएस्ट होगा, तो N2 जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, सॉरी मैक्सिमम चाहिए और एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो N1 जितना हाईएस्ट ऊपर से ऊपर ले सकते हैं वो लीजिए, N1 जितना हाईएस्ट हो गैप उतना कम आने लगेगा, और N2 का वैल्यू जस्ट N1 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो N1 के जितना क्लोजेस्ट होगा उतना ही बेटर कंडीशन होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी का। क्या थोड़ा भी समझ में आया आपको? क्या बातें थोड़ा कंफर्टेबल समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, मैं sir. आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हिच ऑफ the following transition energy will be maximum, energy will be maximum, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसका हम फर्स्ट बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं 2 से 3, बी ऑप्शन है 3 से 4, सी ऑप्शन है 2 से 4 और डी ऑप्शन है 3 से 5। समझिए आप। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए दो ऑप्शन है। एक चीज तो ये है कि सर आप ऐसा कीजिए 2, 3, 4, 5 सारे अब इन्वॉल्व हैं, तो आप सबका एनर्जी निकालिए और फिर चेक कीजिए किसमें गैप ज्यादा है किसमें गैप कम है, मुश्किल पड़ जाएगा। 2 से 3 हम अभी गैप निकाले हैं, सामने हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसीलिए मैं वो करके भी आपको दिखाता हूँ। 2 से 3 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ट्रांजिशन में एनर्जी जो होगा वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सदा आप वेट करो। 3 से 4, क्या हम 3 से 4 निकाले हैं? नहीं निकाले हैं क्या? हाँ निकाले हैं। 3 से 4 0.65 इलेक्ट्रॉन, तो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बहुत बढ़िया। 2 से 4 निकाले हैं क्या? नहीं निकाले हैं तो निकाल लो। 2 से 4, 2 से 4 मतलब 0.85 माइनस 3.4 कितना आएगा? 2 से 4 के ट्रांजिशन के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? आई थिंक 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 से 5 के ट्रांजिशन के लिए निकालिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। चेक करो जरा 3 से 5 के लिए। ये तीसरा है 1.5 और ये है 0.54, अप्रोक्सीमेटली 1। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी देखने के बाद हमें लगता है कि एनर्जी मैक्सिमम किसमें है सर, तो आंसर हो जाएगा सी। तो एक तो ये तरीका है जो आपको क्या लग रहा है काफी हेक्टिक है। ये सारे वैल्यू सारे ट्रांजिशन यहाँ तो आसान दिए हैं, हम ट्रांजिशन कब ना याद भी होंगे या फिर याद, ये तो याद नहीं होंगे, आप डिफरेंस कर करके निकालेंगे। या अगर आपको ये दो सीक्वेंस दो स्टेटमेंट समझ में आया, अगर आपको ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट समझ में आया है तो ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है हमें? एनर्जी आपको मैक्सिमम चाहिए, मतलब पहला कंडीशन N1 लोएस्ट किसमें है सर? 2, 3, 2, 3, तो मतलब 2 वाला आंसर। N1 जिसमें लोएस्ट है मतलब 2 वाला सेलेक्ट होगा, मतलब सी या ए आंसर होगा। बी और डी तो चूज ही नहीं करना है। अच्छा, N2 हाईएस्ट, तो ए में N2 3 है और सी में N2 4 है, तो N2 हाईएस्ट सी में है, सी आंसर होगा। दैट्स इट। तो बस यही चीजें देखना है सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल चेक नहीं करना है कि सर 3 के साथ तो देखिए ना 2 का गैप है सर, 3 के साथ 5 है सर, 6 हो जाता तब भी कम होता है इससे। आप 6 से कैलकुलेट करके देखिए ना, 3 का गैप होता तब भी कम होता, क्योंकि जितना दूर जा रहा है ना क्लोज हो रहा है एनर्जी गैप। आ रहा है बात समझ में? तो ये एप्लीकेशन है उस ऊपर के दो स्टेटमेंट का। दूसरा ट्रांजिशन आप देखिए, मान लीजिए ए ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 4 से 5, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 5 to 6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 7 to 8। अब आप बताइए कि इसमें अगर हर ट्रांजिशन के लिए हम एनर्जी निकालने बैठेंगे तो सुबह से शाम नहीं हो जाएगा? होगा ना? क्या करना है? मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, N1 लोएस्ट 3, 4, 5, 7, मतलब यहीं से डिसाइड हो जा रहा है। बोलिए।
क्या बोल रहे थे? No, I was telling that option A. क्यों ऑप्शन डी? Sir, A. हाँ तो ए आंसर है ना, क्या दिक्कत है? ए आंसर है ना। एक ही पॉइंट n1 लोएस्ट एक ही में था 3, उसके बाद तो सब हाईएस्ट है n1, उसी पे डिसाइड हो गया, n2 देखना ही नहीं पड़ा। चलिए तीसरा ऑप्शन है आपके पास ए, 2 से इंफिनिटी। बी ऑप्शन है 1 से 2। सी ऑप्शन है 4 से 5 और डी ऑप्शन है 1 से इंफिनिटी। क्या होगा आंसर? आ रहा है आवाज। Option D. ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, क्या लगता है आपको कि ये ऐसे ही याद रहेगा? आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मारेंगे क्या आंसर? हाँ अगर रिवीजन करेंगे तो जरूर, और नहीं तो फिर एनर्जी निकालते बैठेंगे। वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। पहला ट्रांजिशन गिवन है जिसमें ऑप्शन है 6 to 7, 4 to 5, 6 to 9, डी ऑप्शन है 3 to 4। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या बात है, क्या चेक करना है? दूसरा वाला कंडीशन चेक करना है। क्या होना चाहिए? n1 होना चाहिए क्या? हाईएस्ट। n2 होना हाईएस्ट। चाहिए जस्ट जितना क्लोज हो। तो यहाँ 6 4 6 3, तो 6 वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, मतलब ए या सी। अब आ गई 6 से ज्यादा क्लोज 7 है, 9 नहीं, तो 6 to 7 ए आंसर। 2 to 7, 1 to infinity, 3 to 10, 4 to 12। बोलिए क्या Sir, D. होगा? डी इज द आंसर। आया बात समझ में क्या होता है या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आया सर? ओके चलिए, अब हम लोग कुछ डेफिनेशन लिखते हैं जो वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पहला टर्म्स है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n1 equal to 1, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ any atom ion is called ground state of that atom or ion।
ओके, दैट इज for one electron system ground state is equal to 1 for one electron system. ठीक, सो अगर आपसे पूछता है कोई ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आंसर करेंगे आप? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी नहीं सर, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन क्या बोलेंगे बताइए? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आता है समझ में? Yes, sir. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 कितना आता है? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आता है बात समझ में? दिस इज ग्राउंड स्टेट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम n इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म है एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट से जो हायर, फर्स्ट को छोड़ के जो हायर स्टेट अदर देन लोएस्ट स्टेट, other than lowest energy state, other than lowest energy state, ठीक है। सो n2 अगर n1 n इक्वल टू अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू अगर 3 है तो ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आता है बात समझ में? n इक्वल टू 4 है तो ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बातें समझ में आ रही है? सो n इक्वल Yes, टू sir. n प्लस 1 है Yes, sir. तो ये है nth एक्साइटेड स्टेट। डन है? Yes, sir. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सर प्लीज स्लाइड अप, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोलिए क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड, थर्ड की एनर्जी क्या थी? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन। आता है समझ में? अगर Yes, बोलूं sir. मैं एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो क्या बोलेंगे आप बताइए? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का एनर्जी होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ, तो फोर्थ ऑर्बिट में 0.85 मल्टीप्लाइड बाय, चूंकि हीलियम 2 प्लस है सर, सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जेड स्क्वायर से 4 से। कितना हो जाएगा बताइए? 32 34 4 3 माइनस 3.40। क्या ठीक लिख पा रहे हैं? गड़बड़ लिख पा रहे हैं? Sir, Yes, ठीक sir. है। 3.4 ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आता है बात समझ में? ये सब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए No, थर्ड sir. टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी।
ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नो No, सर। sir. बोलिएगा, ज्यादा पेस फास्ट हो तो बताइएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to move the electron from ground state to infinity, ग्राउंड स्टेट से सीधा कहाँ, इंफिनिटी पे, कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे N1 इक्वल टू 1 होगा और N2 इक्वल टू इंफिनिटी होगा। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? Ionization energy is equal to change in energy delta E, that is equal to 13.61 by N1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 by N2 स्क्वायर हो गया इंफिनिटी। सो सर ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6। कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? हाँ सर, यहाँ पे जेड Sir, स्क्वायर minus. इंटू जेड स्क्वायर, तो ये 13.6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे रिजल्ट हैं ये सब। एग्जाम्पल ये है, माइनस में आएगा ना? सर माइनस 13.6 माइनस में ना? नहीं डेल्टा ई है मैडम, वाई माइनस है। पिछले क्लास का नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं आप लोग। पिछले क्लास का नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है, ये दिख रहा है। कहाँ हम क्या लिख रहे हैं, हम डेल्टा ई लिख रहे हैं, वहां पे एनर्जी का एक्सप्रेशन बता रहे हैं सर माइनस 13.6 होगा ना। डेल्टा ई में कहाँ माइनस लिए थे यार, हैं? देखो डॉक्यूमेंट हमें सीधा स्टार्टिंग में लेके चला गया। पिछले क्लास का नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है, ये लिखा गया है यार, ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये डेल्टा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये लिखे थे। कहाँ है इसमें माइनस 13 है? है क्या? नो सर। चेक करो इसको जल्दी से फिर से। क्या कर रहे हो आप लोग? पिछले क्लास का नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं आज, और देख रहे हैं दिक्कत कैसे हो रहा है, कैसे कंफ्यूजन हो रही है। रिवीजन रिक्वायर्ड है भाई, एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होगा, दिक्कत होता है। एटॉमिक मॉडल जब पढ़ रहे थे तो दिक्कत नहीं हो रही थी ना। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, हाँ सर सब समझ में आया। तो अब जब चीजें थोड़ी सी फास्ट होगा तो दिक्कत तो होगा ना। और जहां से आपको दिक्कत होना शुरू होता है ना, एग्जाम वहीं से शुरू होती है। जो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आता है वो एग्जाम में थोड़ी पूछता है। बोलिए ये समझ में आ रहा है सबको, कैसे हुआ है, माइनस क्यों नहीं आया है? Yes, sir. ये n1 इधर लाया गया Yes, है, ये sir. माइनस माइनस इसको प्लस किए हैं, इधर लाए हैं, फिर ये 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर आया है। तो फिर कैसे बात करते हैं आप बताइए? बोल रहे माइनस होगा सर, क्यों होगा माइनस? ठीक, चलिए तो आता है समझ में आपको। ये हो गया सर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का रिजल्ट 13.6 जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप बोलेंगे इट इज 13.6 प्लस 13.6 into 1 square is equal to 13.6। बात सही है? अरे भाई, कोई इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है, जितना एनर्जी एसोसिएट करता है उतना ही एनर्जी उसको बाहर से सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। सो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना एनर्जी उसको दे दो, इलेक्ट्रॉन बाइंड ब्रेक करेगा और बाहर निकल जाएगा। एनर्जी सप्लाइड है ये। इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होता है और इनिशियल एनर्जी था -13.6 होता है। सो 0 माइनस -13.6 प्लस में आता है। बात समझ में आता है? आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐसे भी समझ सकते हैं आप प्लस में। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आए क्या होगा? इंटू Z स्क्वायर 54 पॉइंट कितना आया था? 4 4 लिथियम 2 प्लस आया इंटू 9 122.4 आया था। सो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जरूरत है इसको रिवाइज करने का, क्लास खत्म होते ही आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम चीज होता है, लिटरल मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फोर्थ टर्म लिखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस एनर्जी को अचीव करने के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी लिखते हैं इसको। सो आईई आयोनाइजेशन एनर्जी के जगह पे कहीं आईपी लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, लिटरल मीनिंग सेम ही होता है। पोटेंशियल रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। To move the electron from ground state to infinity is called ionization potential. So IP of hydrogen atom is equal to 13.6 volt। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन को हटाइए, वोल्ट लगाइए। ठीक है, दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिफ्थ टर्म है अपने पास एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए ये थोड़ा सा फर्क है, आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे मूव करता है, एक्साइटेशन एनर्जी में इंफिनिटी पे नहीं जाता है, न्यूक्लियस के फील्ड में ही है इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर हायर एनर्जी स्टेट, राइट? एनर्जी रिक्वायर्ड to excite the electron from ground state to any other higher energy state, any other higher energy state।
is known as excitation energy. That is N1 तो हमेशा 1 होने वाला है always, but sir N2 जो होगा इस केस में वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है 2 3 4 so what is excitation energy? एक्साइटेशन एनर्जी भी तो डेल्टा ई ही है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बस ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में ये हमेशा 1 स्क्वायर रहेगा और -1/n2 के जगह पे n2 स्क्वायर केवल लिख देते हैं, ये होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में ये n2 इंफिनिटी फिक्स था, यहाँ पे n2 2 3 4 कोई हायर एनर्जी स्टेट होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे हैं बात बताइए। सो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा सर 13.6 into z square into 1 minus 1 by n square। क्योंकि जब एक ही n है तो उसको n2 लिखना कोई जरूरी नहीं है। कौन सा एक्साइटेशन दे रहे हैं ये लिखिए, दैट इज n। समझते हैं बात या नहीं समझते? क्वेश्चन फर्स्ट। Yes, sir. Calculate first excitation energy of lithium 2 plus ion. Calculate first excitation energy of lithium 2 plus ion। कीजिए फाइंड आउट इसको। बताइए आंसर क्या होगा। शताब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 plus ion 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में फर्स्ट एक्साइटेशन होगा। ये क्या आंसर हुआ? खुशी करेक्ट, प्रीति रॉन्ग। और कोई? स्वयं करेक्ट। इकरा करेक्ट है। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। सॉरी सर सेंड पे। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है। 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एक्साइटेशन का क्या मतलब है सर? फर्स्ट एक्साइटेशन इसका मतलब है n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 for Li2 plus। So what is excitation energy? 13.6 into 9 into 1 minus 1 by 4। वन बाई 4 तो ये हो जाएगा 3/4। सो 13.6 into 9 into 3/4। क्या हम सही बोल रहे हैं? यही आएगा।
दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या सही बात हो रही है ये या कुछ और बात हो रही है? सर सही है। इससे आता है 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, sir. ऐसे ही कैलकुलेट किए हैं आप लोग भी? Yes, sir. ओके, चलिए एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है एक और तरीका? आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लीजिए और उसे Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइड्रोजन के लिए निकालना आसान है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सर फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए कितना एनर्जी लगेगा? व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम के लिए। हमें निकालना है लिथियम के लिए। सो फॉर लिथियम 2 plus is equal to 10.2 into 9, कितना हो जाएगा? 9 टू 8, 18, 8, 1। Easy? Not easy. Which one is easy? First method, second method? कौन सा इजी है? Sir, second one. सेकेंड वाला, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल ईपी, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल था, वैसे ही एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है, सिमिलर वे है। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। Potential required to excite an electron. That's it. ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं इसमें। जो सेवेंथ टर्म है, इलेक्ट्रॉन को हटा करके वोल्ट में लिखेंगे, दैट्स द एक्साइटेशन पोटेंशियल, दैट्स इट। जो सेकेंड टर्म है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग और सेपरेशन एनर्जी। ओके, बाइंडिंग और सेपरेशन एनर्जी। क्या होता है ये बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड to move electron from any excited state to infinity called binding energy or separation. सेपरेशन। देखिए थोड़ा सा फर्क है, आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में लिटरली थोड़ा सा फर्क है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड है ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी के लिए, लेकिन ये किसी भी स्टेट से, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो
सारे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। दैट इज सर यहाँ पे N2 तो इंफिनिटी होगा, N2 इक्वल टू इंफिनिटी, बट N1 जो होगा सर वो कोई भी स्टेट हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर आप इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं तो जो एनर्जी है वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। ठीक है ये चीज, ओके। तो व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी, अगर इसको फाइंड आउट जनरल टर्म्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 को रहने देते हैं, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंफिनिटी। सो ये फॉर्म हो जाएगा जनरल फॉर्म इसका, सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। बात ये हो गई सर कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में ये फर्क है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली वर्ड यूज करता है सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी करके, और फिर अगर आप लिटरल मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप N1 N2 को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आंसर रॉन्ग लाएंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक सिंपल लिखिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक सिंपल means one electron system is 50 volt, then calculate ionization energy and second excitation potential of sample. करेंगे कैलकुलेट या मैं कर दूं? सर करेंगे। करिए। निकालिए आंसर किसका आता है। देखें किसमें कितना है दम।
स्वयं रॉन्ग है। आयोनाइज एनर्जी इतना नहीं आएगा। किसी का आंसर नहीं आया। होमवर्क करके छोड़ दो क्या, या बना दो? सर बना दीजिए। बना दीजिए। अच्छा, नहीं सर, होमवर्क में दे दीजिए। नो सर, बता ही दीजिए। यस सर, बता दीजिए। ये सर बना दीजिए। बता दीजिए, बता दीजिए, छटपटाट देखिए इनको सॉल्यूशन का। चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। देखिए, चेक कीजिए क्या है। इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिंपल, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक सिंपल मतलब हमें Z नहीं पता है, ठीक है। तो सर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 15 वोल्ट, ओके। देन कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। बात आप समझिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर है तो हम ये लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल N1 इक्वल टू, बोलिए N1 इक्वल टू कितना लें, 1, और N2 इक्वल टू, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है तो 2 लेंगे, ओके। सो ईपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ईपी का फॉर्मूला होता है सर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है मुझे 15 वोल्ट, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4। जरा समझिए, जरा समझिए। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सॉल्व करके जेड स्क्वायर लाइए, इसको थोड़ा एक और कर लेते हैं काम। 15 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3/4 हो गया। या फिर आपको मैं बताऊं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अरे सर बोलो। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ जी बोलिए। स्क्रीन फ्रीज हो गई। नो स्क्रीन सर, फ्रीज हो गई? नो नो सर। सर, नो सर। आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, सबका ठीक है। चलिए, सो आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला लिखे थे क्या? यस सर। यस तो सर। बस यहाँ रख दीजिए ना, 15 इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 3/4, 5 3 जा 15। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आता है समझ में? नहीं आता है? क्या सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल भी निकाल दें क्या? निकालिए, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालिए। मैं यहां कर देता हूं, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। N1 क्या होगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए? N1 क्या होगा? 1, N2 होगा 3। डेल्टा E क्या हो जाएगा, या एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
13.6 into z square into 1/1 minus 1/9 आता है बात समझ में? क्या 13.6 into z square का वैल्यू पता है आपको? 20 9 minus 1 8/9 सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। z को सॉल्व करने के पीछे क्यों जाना है? 160/9 कितना आता है ये? सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए, नहीं तो इतना वोल्ट आंसर लिख दीजिए। डन है दोस्त? कोई समस्या है? नो सर। यस सर। सर ये जो 15 वो इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू 3/4 वो समझ में नहीं आया। हाँ बताइए क्या बोले? सर वो 15 सर आयोनाइजेशन सर वो 15 आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना सर? 15 आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, वो समझ में नहीं। अच्छा 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 15 आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ बोल रहे? नहीं 15 वोल्ट तो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ है? तो मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर रहता तो उसमें ई लगा के डायरेक्ट बोल देते आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तुम यही किया था क्या? यस सर। अरे भाई साहब एक्साइटेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ है? चलिए एक टाइप ये बात समझिए, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट दिया हुआ है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। ये एक्साइटेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ है? डन? यस यस सर। यस सर। सर। सर थोड़ा नोट को रिवाइज करिए सर, नोटबुक को रिवाइज करिए, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको एक बार रीड करना कंपलसरी है। जो भी क्वेश्चन क्लास में करते हैं सिर्फ उसी क्वेश्चंस को एक बार अपने से बना लीजिए घर पे। एक्स्ट्रा बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो बात की बात है, जो क्वेश्चंस क्लास में किया जा रहा है उसी को एक बार खुद से बना लीजिए। ओके है? यस सर। यस सर। चलिए मिलते हैं कल। बाय सर। थैंक यू सर। Thank